हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो पार्ट सेकेंड में जिसमें हम लोग को पढ़ना है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अब जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है द बिस्मिल्लाह खान, मतलब इसमें कहीं ना कहीं जो है बिस्मिल्लाह खान की चर्चा होगी। इसका पार्ट फर्स्ट जो था उसमें मोटिवेशन था और इसमें जो है वो पैट्रियटिज्म देखने को आपको मिलेगा। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को प्रेरणा मिल रही थी और इसमें जो है देशभक्ति की भावना देखने को मिलेगी और एक व्यक्ति का जो अपने देश से लगाव होता है, अपने मातृभूमि से जो लगाव होता है वो देखने को मिलेगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस। सो पार्ट सेकेंड द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिफोर यू रीड में है, डू यू नो दिस पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले। पूछ रहा है कि क्या आपने इन लोगों को देखा, क्या आप इन लोगों को जानते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, और ये क्या प्ले करते हैं। जैसा आप देख रहे हो सब जगह जो है इन सारे पिक्चर्स में अलग अलग पर्सन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं। आप लोग इसको सर्च कीजिएगा ये कौन है और ये क्या प्ले कर रहे हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली imagine is a wedding of a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sehnai maestro, playing this instrument. आगे कह रहा है कि जब कभी भी आप शहनाई के बारे में सोचोगे, जानोगे, तो आपको एक ही बात याद आएगी वो कि ये क्या है ना, ये खास एक मतलब एक शादी का समारोह की शहनाई जो है वो समारोह में ही बजता है या फिर कोई इसी तरह का फंक्शन या ओकेजन। दूसरा जो आपको संभवतः याद आएगा वो क्या है, बिस्मिल्लाह खान, जिनको द शहनाई मैस्ट्रो कहते हैं। मैस्ट्रो मतलब मास्टर, जो उस चीज़ किसी भी चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड हो, वेटरन हो। सो एज द स्टोरी स्टार्ट्स, एम्पेरर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। कह रहा है कि ये कहानी मतलब कब की, आपको कहाँ से स्टार्ट की गई, औरंगजेब के काल से। तो कह रहा है औरंगजेब था कौन, पता कीजिए। ये एक मुगल बादशाह था औरंगजेब, शाहजहाँ का बेटा। तो कह रहे जो औरंगजेब था उसने क्या किया था कि पुंगी के बजाने पे अपने रॉयल रेसिडेंस, मतलब कहने का हुआ कि जहाँ वो रहता था उसके चारों तरफ जो है ना उसने बैन लगा दिया था कि जो पुंगी है वो नहीं बजाया जा सकता है। अब पुंगी कैसा होता है वो भी आप देख लो। दिस इज पुंगी, ये है पुंगी। इसको हम लोग सपेरा वाला बीन भी कहते हैं। तो कह रहा है कि इसका साउंड जो था वो अनप्लेजेंट था, जिसकी वजह से औरंगजेब ने क्या कहा, इस पर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स। अब कह रहा है कि पुंगी नाम जो है वो क्या हो गया था, एक नॉइज मेकर। रीडेड मतलब क्या है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट। मतलब कह सकते हो कि फॉर द रीडेड नॉइज मेकर्स, मतलब जो वाद्य यंत्र, जो बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र होते थे जिनका साउंड अनप्लेजेंट होता था, नॉइज मेकर्स होता था, तो पुंगी उसका जेनेरिक नाम रख दिया था कि मतलब जो नहीं अच्छा लग रहा उसको पुंगी कह देते थे। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड बी वन डे बी रिवाइव। कुछ लोगों ने सोचा कि एक दिन जो है वो दोबारा से जीवित होगा, पुनर्जीवित होगा। तो यहाँ पे क्या था कि कुछ लोगों को उम्मीद था कि जो पुंगी है वो एक दिन रिवाइव जरूर होगा, जरूर पुनर्जीवित होगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. कह रहा है कि एक नाई, a barber of a family of professional musicians, मतलब एक नाई जो था वो प्रोफेशनल फैमिली, मतलब प्रोफेशनल म्यूजिशियन, मतलब उनके घर में जो है, उस नाई के घर में जो है सारे लोग म्यूजिक से रिलेटेड थे। सारे लोग नहीं, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड थे। Who had access to the royal palace, उन लोगों ने क्या किया, अपनी पहुंच बनाई रॉयल पैलेस मतलब औरंगजेब तक। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो पुंगी का जो टोनल क्वालिटी है, मतलब उसका जो आवाज़ निकलता है उसको सुधारा जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पाइप चूज किया जो क्या होता था, अंदर से खाली होता था और दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी। और वो जो होता था, जो पाइप उन्होंने चूज़ किया, जो उन्होंने नेचुरल पाइप जो अंदर से खाली था, वो पुंगी के मुकाबले ज़्यादा लंबा होता था, लॉन्गर और चौड़ा होता था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप पे कितने होल्स बना दिए, 7 होल्स बना दिए गए। और जब उस बनाए गए इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया गया, by closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were
प्रोड्यूस्ड, तो उससे क्या हुआ, एक सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ। कब? जब उसके 7 होल्स पे क्या किया जाता था, कभी उंगली रखा जाता था, कभी उंगली हटाया जाता था, तो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस हुआ। आप देख सकते हो कि इधर से मान लीजिए एयर को ब्लो किया गया, कितने होल्स है, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 8 होल्स है, बट वो जो बनाया गया था वो 7 होल्स था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और उसने क्या किया, बनाने के बाद उस इंस्ट्रूमेंट को औरंगजेब के सामने, रॉयल दरबार के सामने, रॉयल कोर्ट के सामने क्या किया, प्ले किया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट बना था वो पुंगी से क्या था, डिफरेंट था, इसलिए इसके लिए क्या था, एक नए नाम, इसको नया नाम दिया गया। As the story goes, since it was first played in the Saz chambers and was played by a nai, the instrument was named the Sehnai. अब कह रहा है कि जैसे स्टोरी कहानी आगे बढ़ता है, चूंकि ये जो था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शाह के दरबार में बजाया गया था, और किसके द्वारा, एक नाई, आप जानते हो कि बार बार का हिंदी नाई होता है, तो शाह के दरबार में नाई ने बजाया, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सहनाई। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। आप कह रहा है कि जो सहनाई का जो आवाज़ होता है उसको काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। अब कह रहा है कि यही कारण है कि अभी भी जो है सहनाई को मंदिरों में इंडिस्पेंसिबल मतलब विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट के बिना कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता है, खासकर नॉर्थ इंडियन वेडिंग में। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। नौबत का मतलब 9, तो यहाँ पे क्या है कि सहनाई जो है किसका पार्ट था, तो जो ट्रेडिशनल ensembles मीन्स इट इज प्रोनाउंसिएट एज ensemble। सो क्या लिखा हुआ, इन द पास्ट द सहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अब कह रहा है कि जो पहले जो है सहनाई जो था, जो 9 इंस्ट्रूमेंट दरबार में बजाए जाते थे उनमें से एक था, और उसको क्या कहा जाता था, नौबत कहा जाता था। नाउ द नेक्स्ट वन, टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। अब जो है हाल फिलहाल जो है, मतलब अब जो है इसको सिर्फ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, मंदिरों में और शादियों में। द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब कह रहा है कि इसको क्लासिकल स्टेज पे, इसको क्लासिकल म्यूजिक में शामिल करने का जो श्रेय है, शामिल करने का जो क्रेडिट है, जो योगदान है, वो किनका है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। अब कह रहा है कि जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तो वो क्या खेलते थे, गिली डंडा खेलते थे। कहाँ, बिहार के डुमरावा जिले में। बिहार के डुमरावा जिले में एक तालाब के किनारे क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। अधिकतर आप लोग में से जो हो वो गिल्ली डंडा, जो भी हमारे नॉर्थ, जैसे नॉर्थ के हम लोग तो सब बिहार के ही हैं, तो जो भी हम लोग सब लोगों ने देखा होगा कि गिल्ली डंडा क्या होता है, जो सिमिलर टू क्रिकेट होता है, बट क्रिकेट जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें स्टंप्स वगैरह नहीं होते हैं, विकेट्स वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन हाँ एक बैट के जैसा डंडा होता है और एक बॉल के जैसा गिली होता है। He would regularly go to the nearby Bihari temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। अब कह रहा है कि he would regularly मतलब वो हम रेगुलर नियमित रूप से जाते थे। कहाँ जाते थे, पास का ही बिहारी जी मंदिर था, वहाँ जाते थे और वहाँ पे भोजपुरी चैता गाते थे। और जब वो समाप्त करते थे तब जो वहाँ का जो महाराजा होता था उनको क्या करता, लोकल महाराजा जो होता था उनको 1.25 kg का क्या करता था, लड्डू देता था एज अ प्राइज के रूप में। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं वो मुस्लिम होते हुए भी कहाँ जाते थे, टेम्पल जाते थे। मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमारे कंट्री में पहले से भी नहीं था। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna। अब कह रहा है ये जो कहानी है 1.25 kg का, वो 80 साल पहले की कहानी है, और अब ये जो छोटा बच्चा है बहुत आगे निकल चुका है और इसने क्या अर्न किया है, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दैट इज भारत रत्ना। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। कह रहा है उनका जन्म कब हुआ, 21 मार्च 1916 को, और बिस्मिल्लाह खान जो है एक बहुत ही जाने माने परिवार से बिलोंग करते हैं, जिनके परिवार भी क्या रह चुके हैं, म्यूजिशियंस रह चुके हैं, और वो कहाँ के हैं, बिहार के हैं।
हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। अब कह रहे हैं आगे क्या बताया जा रहा है कि जो उनके दादाजी थे जिनका नाम क्या था, रसूल बख्श खान, वो क्या थे, उनको शहनाई नवाज के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ किसके दरबार में थे, भोजपुर राजा के दरबार में थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पापा का नाम क्या था, पैगंबर बख्श। एंड द पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो उनके जो पिताजी थे और उनके जितने भी मतलब उनके फादर से जितने भी उनके फादर के फादर या उनके फादर से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे एक अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। पैटर्नल एंसेस्टर देखो दिया हुआ है, एंसेस्टर्स ऑफ द फादर। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। अब कह रहा है कि जब ये छोटे से उम्र में थे, जब कम उम्र में थे, तभी इनको म्यूज़िक से लगाव हो गया था। जब ये 3 साल के थे तो इनकी माँ ने इनको मामा जी के घर क्या किया, मैटरनल अंकल्स हाउस मतलब होता है मामा जी के घर, मामा जी के घर लेके गए थे, जो कहाँ था, बनारस में था, आज उसको वाराणसी के नाम से जानते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान को जब उनके जो अंकल होते थे, जो उनके मामा जी होते थे, जब शहनाई को प्ले करते तो उनको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता था। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras where Baksh was employed to play the शहनाई। आगे क्या कह रहा है कि बहुत जल्द ही जो बिस्मिल्लाह खान है ना, वो अपने अंकल जिनका नाम अली बख्श था और जो क्या करते थे, अब हम लोग सभी जानते हैं कि बनारस जो है वो टेम्पलों के लिए फेमस है। तो बनारस में जो विष्णु टेम्पल था वहाँ पे जो अली बख्श थे, जो उनके अंकल थे, शहनाई बजाने के लिए जाते थे। तो बहुत जल्द ही जो है बिस्मिल्लाह खान भी जो है अपने अंकल अली बख्श के साथ वहाँ जाने लगे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। तब कह रहा है कि जो अली बख्श थे, वो अली बख्श जो थे वो शहनाई को प्ले करते थे और जो बिस्मिल्लाह खान थे वहाँ पर बैठ करके जो है बड़े ही घंटों तक जो बहुत देर तक उनको उनकी जो शहनाई की आवाज़ होती थी उनको सुना करते थे। कैप्टिवेटेड मतलब होता है मोहित हो जाना, फैसिनेट हो जाना। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। अब कह रहा है कि धीरे धीरे जो है वो क्या किया, उन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए सीखने लगे और उसकी प्रैक्टिस जो है वो पूरे दिन करते रहते थे कि कैसे जो है वो शहनाई को बजाया जाए। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर यू कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब कह रहा है कि फॉर ईयर्स टू कम दैट, कह रहा है कि बहुत सालों बाद जो है मतलब कुछ समय जब साल बीत गए, द टेम्पल ऑफ बालाजी, तो बालाजी मंदिर और मंगला मैया का जो मंदिर था और गंगा के किनारे, ये सारे जगह जो हैं उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए। दोस्त कहने का मतलब है कि वहाँ पे जा करके वो अपना टाइम स्पेंड करने लगे। वहाँ पर वो जाते थे और क्या करते थे, अकेले में, सॉलिट्यूड मतलब अकेले होता है, अकेले में वो प्रैक्टिस करते थे। The following waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। अब कह रहा है कि बहुत जल्द ही जो है the flowing waters of the Ganga, अब जो वहाँ का गंगा का बहता हुआ पानी होता था, उनको वो बहता हुआ पानी जो है इनको इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि जो टोनल क्वालिटी है, जो शहनाई को बजाने का जो तरीका है, उसमें अलग अलग राग को इंक्लूड किया जाए। पहले जो है राग शामिल नहीं थे और राग को शामिल करने का काम किसने किया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो पहले माना जाता था कि जो रागाज हैं, जो राग हैं, वो शहनाई के रेंज से बाहर है, मतलब शहनाई में रागों को नहीं बजाया जा सकता है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि रागा क्या होता है, तो रागा मतलब समझ सकते हो सुर लगाना, जो लंबे लंबे सुर लगाए जाते हैं उनको राग कहते हैं। नाउ एट द एज ऑफ 15 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। कह रहा है कि जब 14 साल के बिस्मिल्लाह खान थे तो अपने अंकल के साथ कहाँ गए, इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। म्यूजिक कॉन्फ्रेंस मतलब वहाँ पे क्या था, एक समारोह था जिसमें बड़े बड़े म्यूजिशियंस आने वाले थे। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." अब जब वो कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ तो जो फयाज़ खान थे, फयाज़ खान वहाँ के कोई हेड होंगे, तो जो फयाज़ खान थे उन्होंने क्या किया, इस यंग बच्चे की पीठ थपथपाई और कहा कि मेहनत करो और तुम इसको कर सकते हो। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। अब कह रहा है कि जब
लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो ओपन हुआ, तो वो बिस्मिल्लाह खान के लिए बिग ब्रेक साबित हुआ, मतलब कि उनके लिए जो है एक बड़ा अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, मतलब वो क्या करते थे कि ऑल इंडिया रेडियो पे शहनाई को बजाते थे, और बहुत जल्द ही जो है इनको सुनने वाले बहुत सारे लोग मिल गए। When India gained independence on 15th August 1947, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। और जब भारत 15 अगस्त 1947 1947 में आज़ाद हुआ, तो जो बिस्मिल्लाह खान थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने नेशन को किससे ग्रीट किया, अपने शहनाई से ग्रीट किया। He poured his heart out into राग काफी from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। अब ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच क्या है? ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच उस स्पीच को कहते हैं जब जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया के आज़ाद होने पर रेड फोर्ट से जो स्पीच दिया था उसको ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं। डेस्टिनी मतलब लक होता है और ट्राइस्ट मतलब वास्ता होता है, मतलब मिलना होता है, गिफ्ट कह सकते हो। तो उन्होंने क्या किया था उस दिन? ही पॉर्ड हिज हर्ट, मतलब अपना पूरा जी जान लगा दिया, पूरा मन लगा दिया। कौन सा राग प्ले किया? राग काफ़ी। उन्होंने शहनाई पे, राग काफ़ी क्या है? एक तरह का राग है, एक तरह का म्यूजिकल इम्प्रोविज़न है जो प्ले किया जाता। तो उन्होंने क्या किया? राग काफ़ी को रेड फोर्ट से बजाया, जिसमें वहाँ के ऑडियंस थे, महात्मा गांधी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब कह रहा है कि जो बिस्मिल्लाह खान है उन्हें बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंसेस दिया, कहाँ? इंडिया में भी और विदेशों में भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। अब कह रहा है उनका जो पहला ट्रिप था एब्रोड का वो कहाँ का था? अफगानिस्तान का था, जहाँ के राजा जाहिर शाह ने उनको कौन सा गिफ्ट दिया? उनसे खुश होकर के कौन सा गिफ्ट? पर्सियन कारपेट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अफगानिस्तान है वहाँ के जो कंबल हैं और जो चादर हैं बहुत फेमस है, तो उन्होंने क्या दिया गिफ्ट में? पर्सियन कारपेट्स और बहुत सारे सोवेनिर्स। सोवेनिर्स का मतलब थिंग्स गिवन इन द मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन। स्मृति चिन्ह जिसको कहते हैं उसका मतलब होता है, उसको इंग्लिश में सोवेनिर्स कहते हैं। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। कह रहा है कि जो अफगानिस्तान का राजा था केवल वही एक व्यक्ति नहीं था जो बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से प्रभावित हो गया, फैसिनेट हो गया। Film director Vijay Bhatt was also impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। अब कह रहा है कि जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो भी बिस्मिल्लाह खान को सुन करके, उनकी सहनाई को सुन करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए, और उन्होंने क्या किया? उसको सुनने के बाद बिस्मिल्लाह प्लेड एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म, कि मतलब उन्होंने क्या किया कि बिस्मिल्लाह खान को एक फेस्टिवल में सुना था और उसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके लिए एक फिल्म बना दी। कौन सी फिल्म बनाई? गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट, और वो फिल्म क्या हो गया? हिट हो गया। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, और उनका एक गाना है दिल का खिलौना टूट गया, वो उस फिल्म में गाया गया था। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। अब कह रहा है कि एक रिकॉर्ड ब्रेकर सॉन्ग साबित हुआ उस समय पूरे नेशन में। कौन सा गाना था? दिल का खिलौना है टूट गया। Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's गूंज उठी सहनाई and Vikram Srinivas कन्नड़ venture सन्नाधी अपन्ना। I just can't come to terms with the artificially and the glamour of the film world, he says with emphasis। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है सेलुलाइड वर्ल्ड। यहाँ पे सेलुलाइड वर्ल्ड किसको कहा गया है? तो फिल्म वर्ल्ड को जो है यहाँ पे सेलुलाइड वर्ल्ड कहा गया है। तो कहा यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलाइड वर्ल्ड, कि मतलब फिल्मी दुनिया में इतना ज़्यादा सक्सेस, सफलता के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया। उसका नाम क्या था? विजय भट्ट का गूंज उठी सहनाई और विक्रम श्रीनिवास का एक कन्नड़ मूवी था जिसका नाम क्या था? सनाधि अपन्ना। I just can't come to the terms with the artificially and the glamour of the world, he says with emphasis। अब आगे वो क्या कहते हैं
कि वो उन सारे शर्तों पे काम नहीं कर सकते हैं ग्लैमर पे और आर्टिफिशियल। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो फिल्म वर्ल्ड है वो क्या है, एक आर्टिफिशियल है। वहाँ पे कुछ भी जो है वो रियलिस्टिक नहीं होता है। जो इंसान वहाँ रोता है, जो इंसान वहाँ हंसता है, दोनों में से कोई भी नेचुरल नहीं होता है। और जो बिस्मिल्लाह खान है वो एक नेचर लविंग पर्सन है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उनको इस आर्टिफिशियल दुनिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो कहते हैं कि वो उसमें नहीं काम कर सकते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। अब कह रहा है कि जो अवार्ड्स थे, चाहे जो पहचान था, ये सारे जो है थिक एंड फास्ट मतलब बहुत सारा उनको मिला। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। कह रहा है आगे कि जो बिस्मिल्लाह खान थे वो पहले भारतीय थे जिनको कि लिंकन सेंटर में गाने के लिए नहीं, परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कांस आर्ट फेस्टिवल इन द ओसाका ट्रेड फेयर। अब आगे क्या कह रहा है कि उन्होंने कहाँ और भाग लिया? वर्ल्ड एक्सपोजिशन। अब आगे क्या कह रहा है कि जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने कहाँ भाग लिया? वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल। ऐसे एक्सपोजिशन का मतलब प्रदर्शनी होता है, तो मतलब जो मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी लगा उसमें भी इन्होंने क्या किया? भाग लिया। और ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका। ओसाका ट्रेड फेयर कहाँ है? तो ओसाका ट्रेड फेयर जो है वो जापान में है। कहाँ है? जापान में। तो आप याद रखोगे कि जो ओसाका है वो कहाँ है? जापान में है। आगे देखते हैं। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। अब कह रहा है कि तेहरान में जो है उनके नाम पे एक ऑडिटोरियम बना दिया गया, नाम रख दिया गया, जिसका नाम क्या था? तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। कह रहा है कि राष्ट्रीय सम्मान जैसे कौन कौन? पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण भी उनको मिला। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। और हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। तो वो उनको कब मिला? 2001 में मिला। With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn music." अब कह रहा है कि इन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, मतलब उनको जो अवार्ड मिला है, कोवेटेड मतलब मच डिजायर्ड, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा डिजायर्ड था, मतलब काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा लग रहा था, उसको अपने पास रखते हुए क्या कहते हैं? और उनकी आंखें जो है वो हैप्पीनेस से चमक रही होती हैं। और वो क्या कहते हैं? आई वुड लाइक टू से, क्या कहना चाहते हैं? कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। क्यों? क्योंकि ये हिंदुस्तान की जो है वो क्या है? सबसे धनी परंपरा है, मतलब बहुत अच्छी परंपरा है। यहाँ तक कि जो वेस्ट कल्चर है, वेस्ट मतलब वेस्ट कल्चर जो है वो भी क्या कर रहे हैं? हमारे म्यूजिक को सीख रहे हैं, और हम लोग अपने ही बच्चों को जो है वो म्यूजिक सीखने नहीं दे रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, the exceedingly fond of Benares and Dumrawa, and they remain for him the most wonderful towns of the world। अब कह रहा है in spite of having, कह रहा है कि इतने सारे पूरे वर्ल्ड में घूम लेने के बावजूद, भ्रमण करने के बावजूद, जो खान साहब हैं, खान साहब उनको मतलब जनरली इसी नाम से उनको बुलाया जाता है, उनको सबसे ज़्यादा लगाव कहाँ है? तो बनारस से और डुमरावा से। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये दोनों जो शहर है उनके लिए दुनिया के सबसे अच्छे शहर में, सबसे सुंदर शहरों में से उनको लगता है। A student of his once wanted him to head a Sehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। कह रहा है कि उनका एक स्टूडेंट जो था, जो टू हेड, उनका एक स्टूडेंट था जो उनको एक बार उसने क्या कहा कि आप जो है ना वो क्या कीजिए, यूएसए में एक सहनाई का स्कूल खोल दीजिए। और उसने प्रॉमिस किया कि वो जो है उस जगह को किस में बदल देगा? बनारस में जैसा एटमॉस्फेयर है वैसा वहाँ एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करेगा। और कैसे क्रिएट करेगा? बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ पे मंदिरों को बना करके। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो जो खान साहब है उन्होंने उससे पूछा कि क्या जो तुम हो वो मान लीजिए
जो वहाँ पे तुम्हारा जगह होगा उसको बनारस जैसा मंदिर बसा करके, बहुत सारा मंदिर बना करके तुम कर दोगे क्या? गंगा जी को भी वहाँ ले आओगे? Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga." अब कह रहे हैं कि वो यही कारण है कि जब वो फॉरेन कंट्री में होते हैं, आई कीप यर्निंग, यर्निंग का मतलब होता है तीव्र इच्छा, तो कह रहे हैं क्या कि जब वो विदेशों में होते हैं तो उनको क्या है, हिंदुस्तान की याद आता है, और जब वो मुंबई में रहते हैं तो उनको बनारस और गंगा की याद आती है, और जब वो बनारस में रहते हैं तो उनको जब वो मुंबई में रहते हैं तो उनको केवल और केवल बनारस और गंगा याद आता है, और जब वो बनारस में रहते हैं तो उनको जो है डुमरावा का जो है वो मट्ठा बहुत मिस होता है। आप लोगों में से बहुत कम बच्चों ने ही मट्ठा को देखा होगा, मट्ठा को टेस्ट भी किया होगा, लेकिन आज भी जो विलेज एरिया है वहाँ पे मट्ठा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है और काफ़ी ज़्यादा जो टेस्टी भी होता है और उससे बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी होते हैं। सो आपने अगर नहीं देखा है, नहीं टेस्ट किया है, तो यू शुड टेल योर पेरेंट्स दैट दे मेक यू टेस्ट अबाउट दिस डिश। Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. अब कह रहा है कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है उनके लाइफ को देख करके लगता है ना कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच, वो व्यक्ति जो है जो भारतीय सभ्यता का, भारतीय संस्कृति का बहुत ज़्यादा क्या है, धनी है। ये किसको देख करके लगता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लाइफ को देख करके लगता है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति जो क्या है, मुस्लिम है, डिवोट मतलब बिलीविंग स्ट्रांगली इन रिलीजन एंड अवेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस, मतलब वो व्यक्ति जो बहुत ही मतलब अपने धर्म को प्रति लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब लगाव है उसको, बहुत पूरी तरह से अपने धर्म को, मुस्लिम धर्म को मानता है, कैन वेरी नेचुरली प्ले द, और उतना ही नेचुरली तरीके से जितना वो मुस्लिम समुदाय के साथ, जो जितना वो मुस्लिम धर्म के साथ वो डिवोटेड है, उतने ही नेचुरली वो क्या करते हैं, हर सुबह सहनाई प्ले करते हैं। और कहाँ? काशी का सबसे फेमस टेम्पल कौन है? विश्वनाथ मंदिर, और वहाँ वो क्या करते हैं, सहनाई को बजाते हैं। सो दैट वॉज इन द लेशन। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, शेखर गुप्ता, When partition happened, didn't you and your family think of moving to Pakistan? मतलब शेखर गुप्ता कौन है? एक इंटरव्यूअर है जो मतलब बिस्मिल्लाह खान से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब पार्टीशन हो रहा था, जब बंटवारा हो रहा था, तो डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग पाकिस्तान? तो क्या आपके परिवार ने जो है वो पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? बिस्मिल्लाह खान, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस, नेवर, आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, I was there for about an hour. I said namaskar to the Pakistanis and salam alaikum to the Indians. I had a good laugh. तो उन्होंने क्या कहा कि भगवान उनको माफ़ करे कि वो बनारस को छोड़ेंगे? कभी नहीं। I went to Pakistan once, मतलब एक बार वो पाकिस्तान गए। I crossed the border just to say I have been to Pakistan. सिर्फ वो इस बात को कहने के लिए कि वो पाकिस्तान से होकर के आए हैं, उन्होंने उस बॉर्डर को क्रॉस किया, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर को, और वो वहाँ पे 1 घंटे तक रहे। और उन्होंने क्या किया कि जो पाकिस्तानी थे उनको नमस्कार कहा, और जो भारतीय थे उनको सलाम अलैकुम कहा। सलाम अलैकुम जो है वो क्या है, एक ग्रीटिंग है जो हम मुस्लिम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको शुभकामनाएं देते हैं जिनसे वो मिल रहे हैं। आई हैड अ गुड लाफ, और उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी, एंड आई हैड अ गुड लाफ। तो वो कहते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये जो था वो एक इंटरव्यूअर का सेक्शन था। इंटरव्यूअर के दौरान एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके जवाब में उन्होंने इसका जवाब दिया। रीडर्स डाइजेस्ट एक न्यूज़पेपर का नाम है, यूर अक्टूबर 2005 की ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। So thank you, and I hope that you have enjoyed this video. Thank you and have a nice day.